नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स में। रीडिंग बूस्टर्स की सेकंड क्लास लेके हम आ गए हैं आज आप लोगों के सामने। और आज एक बहुत ही बेहतरीन सा पैसेज आप लोगों के सामने है। पैसेज आज का जो बेस्ड रहने वाला है वो है जो गीजा के पिरामिड, आपने नाम सुना होगा। इसमें आपको हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट जानने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है आपको एक बार को पैसेज पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक से पैसेज आ सकते हैं। हो सकता है मिस्र मतलब पिरामिड का ही कोई पैसेज आ जाए, हो सकता है एनवायरनमेंट से कोई पैसेज आ जाए, ज्योग्राफी का आ जाए, बायोलॉजी का आ जाए। इस क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक कैटेगरी का पैसेज आपको कराया जाए, इससे कि आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आज की इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो पूरा पैसेज होगा जिसको रीड करेंगे, पूरा एक एक ग्रामर का पॉइंट समझाते हुए। ग्रामर आपकी काफी हद तक रिवाइज हो जाएगी इस क्लास के दौरान। दूसरी चीज, आपको इस पैसेज के दौरान बहुत सारे वर्ड्स जानने को मिलेंगे नए नए, तो आपकी वोकैबुलरी रिवाइज होगी, रीडिंग आपकी इंप्रूव हो ही रही है। इस पैसेज को करते टाइम आपको 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, तो आपकी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद में आपको टोन क्या है, थीम क्या है, टाइटल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सोर्स क्या है, इस प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ में जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज वाले, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आज की क्लास में एक एक्स्ट्रा चीज रखी है, वो ये है कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उस टॉपिक से जुड़ी हुई बैकग्राउंड की जानकारी के लिए आपकी कुछ टेक्निकल वोकैबुलरी, जिससे कि आपकी रीडिंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो पाए, आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा इंप्रूव हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बस यही कहूंगा कि आपको अगर कल का पैसेज और आज का पैसेज पसंद आया है तो मेरे भाई अपने स्टेटस पे आज ये वीडियो जरूर लगानी है। जिसके स्टेटस पर नहीं दिखी तो फिर देख लेना मेरे भाई, सबको स्टेटस पर लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसी प्रकार से कंटिन्यू रहे और ये जो हमने शुरुआत करी है ये एक आंधी में बदल जाए, एक तूफान में बदल जाए, तो फटाफट से बस स्टेटस पर जरूर लगा देना है। और भाई कम से कम कोशिश करनी है कि आपके स्टेटस से मिनिमम 5 से 7 लोग जरूर इस वीडियो को देखने आए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग बूस्टर। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के जो पिरामिड होते हैं, ठीक है। अब पिरामिड को हिंदी में बताने की जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हैं भाई पिरामिड को हिंदी में? बताओ भाई कमेंट में कि पिरामिड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द पिरामिड्स, क्योंकि डेफिनेट है पिरामिड्स, क्योंकि कहां के पिरामिड्स की बात कर रहे हैं? इजिप्ट वाले। ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इजिप्ट। पिरामिड्स कहां से संबंधित हैं? संबंध होने को बताता है ऑफ, तो संबंध को बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आ गया। तो इजिप्ट के पिरामिड्स, कहां के? इजिप्ट के। आर आपका वर्ब आ गया, क्योंकि पिरामिड्स प्लूरल है तो आर आपका वर्ब आ गया। ये है, ये कहा गया है अमंग। अमंग का प्रयोग करते हैं जब दो से ज्यादा के बीच में का सेंस हो। दो के बीच में, इसका मतलब है बिटवीन आ जाता है, ठीक है। दो के बीच में यानी कि बिटवीन आ जाता है। दो से ज्यादा के बीच में बेसिकली क्या आ जाता है? आपका अमंग। अमंग द मोस्ट रिमार्केबल। अमंग आपका प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखो अमंग का ऑब्जेक्ट नॉर्मली आपका प्लूरल नाउन होता है। अचीवमेंट्स, जो दुनिया की अचीवमेंट्स हैं उनमें से एक है। कैसी अचीवमेंट्स? आर्किटेक्चरल, जो आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई हैं, जो बेसिकली किसी चीज को जो बनाया जाता है ना, कोई घर बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब आर्किटेक्चर के अंदर। तो आर्किटेक्चर आपका नाउन होता है, उसी से बनाया गया एडजेक्टिव है आर्किटेक्चरल। और कैसी है ये अचीवमेंट्स? रिमार्केबल है, तो ये भी एडजेक्टिव है। एक शब्द के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी अचीवमेंट? जो रिमार्केबल है, किससे जुड़ी हुई है? आर्किटेक्चर से, इसीलिए आर्किटेक्चरल हो गई। कितनी रिमार्केबल है? तो मोस्ट रिमार्केबल जो होती हैं, सबसे ज्यादा रिमार्केबल, सबसे ज्यादा अच्छी, रिमार्केबल बेहतरीन, अच्छी, शानदार, जबरदस्त, वो आपका रिमार्केबल। और क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल दा रखा है। तो और कब की बात कर रहे हैं? तो इन प्रेपोजिशन है। ह्यूमन हिस्ट्री उसका ऑब्जेक्ट है। देखो हिस्ट्री एक पूरा सब्जेक्ट है या एक पूरा टाइम पीरियड है यहाँ पे, और टाइम पीरियड को दिखाने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज हम कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, वो दुनिया के या ह्यूमन हिस्ट्री के जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स हैं उनमें से हैं, उनमें से एक हैं। ये कहना चाहता है यहाँ पे ये सेंटेंस आपका।
तो इस तरीके का स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे एक बात जो अजीब लग सकती है कि सर इज एम आर के बाद में डायरेक्ट आपका प्रेपोजिशन आ गया, भाई वेरी मच पॉसिबल। इज एम आर के बाद में डायरेक्ट प्रेपोजिशंस आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत पॉसिबल है। कब आ जाते हैं, क्या सेंस देते हैं, तो देखो यहाँ पे अमंग का सेंस वन ऑफ का सेंस आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। अब वन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि पिरामिड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो सिंपल अमंग लिख देते हैं, उससे काम चल जाता है। यही सिंगुलर में स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे अमंग ना लिख के सिंपल क्या लिख देते हैं, वन ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वही सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे अमंग आपका पॉसिबल होता है। आगे देखेंगे, आगे दीज मैसिव स्ट्रक्चर्स, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं वही हो, स्ट्रक्चर कोई भी चीज हो सकती है। एक बिल्डिंग बना दी या एक आपका बड़ा सा माउंटेन है, वो भी एक स्ट्रक्चर है। सो ये स्ट्रक्चर्स हैं। सो दीज आपका डिटर्मिनर है प्लूरल, क्योंकि प्लूरल नाउन है आपका, और ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं तो उसके लिए एडजेक्टिव आ गया मैसिव। आप कहोगे नई क्लॉज शुरू हुई है फुल स्टॉप के बाद में, तो शुरुआत में अगर नाउन आ जाता है तो ये सब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये बिल्ट वर्ब है। देखो बिल्ट यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है, पहली बात सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं आना चाहिए था, अगर ये वर्ब होती तो वर्ब नहीं है। दूसरी बात बेटा, ये स्ट्रक्चर्स किसी चीज को बना रहे हैं या इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। भाई पिरामिड्स किसी को बनाते हैं या पिरामिड्स को बनाया गया है, तो आप कहोगे सर पिरामिड्स को बनाया गया है। को बनाया गया यानी कि पैसिव मीनिंग है, और अगर पैसिव मीनिंग है तो पैसिव मीनिंग को दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो एक पैसिव सेंटेंस लिख दें जहां पे बी की फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया जाए, या फिर हम पैसिव पार्टिसिपल लगा दें, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा जो कि पैसिव मीनिंग दे। सो दीज स्ट्रक्चर्स आपका नाउन है, इसके लिए एक एडजेक्टिव आ गया बिल्ट, जिनको बनाया गया, जिनको बनाया गया। तो ये बिल्ट जो है एक एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, जो कि स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहा है। कब बनाया गया था, मतलब कहां पे बनाया गया है, तो इन प्रेपोजिशन है द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्योंकि बड़े एरियाज होते हैं, बड़े एरियाज को दिखाने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज कर लेते हैं। सो ये जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, इन जिनको बनाया गया है डेजर्ट्स में, और कहां के डेजर्ट्स, तो ऑफ रिलेशन को दिखाने के लिए आ गया, कहां के, तो ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहां से। अभी देखो लेकिन देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर्स नाउन आपका था उसके लिए अभी कोई वर्ब नहीं आया, तो वर्ब आपका कहां है, सर्व। दीज मैसिव स्ट्रक्चर्स सर्व, ये सर्व करते हैं। सर्व करने का मतलब है ये किस चीज के काम आते हैं, सर्व एज अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस। ये एक एविडेंस के रूप में काम करते हैं। ध्यान रखना, एविडेंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन टेस्टामेंट आपका काउंटेबल होता है, इसलिए आर्टिकल ये आपका यहाँ पे आ रखा है। ये एक टेस्टामेंट है, एविडेंस है। किस चीज का एविडेंस है, सो टेस्टामेंट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है टू। टेस्टामेंट टू द स्किल, हम स्किल की बात कर रहे हैं। द स्किल इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हम कुछ डेफिनेट लोगों के स्किल की बात कर रहे हैं, जो इजिप्ट के लोग थे उनके स्किल की बात कर रहे हैं। द स्किल, इसके अलावा इंजीनियरिंग, इसके अलावा प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब बेसिकली होता है पावर, शक्ति, किसी चीज को करने का टैलेंट, उसको प्रोवेस बोल देते हैं, ठीक है। एंड एम्बिशन। अब देखो चार चीजों को जोड़ा गया है, स्किल, इंजीनियरिंग, प्रोवेस एंड एम्बिशन। अगर जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि तीन चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहली दो चीजों को कॉमा से जोड़ देते हैं और बाद वाली में एंड लगा देते हैं, लेकिन अगर चार को जोड़ा जाएगा तो पहली दोनों को कॉमा से, अगली दोनों को फिर से कॉमा से, और लास्ट वाली दोनों को बेसिकली एंड से जोड़ते हैं। तो यहां पे देखेंगे स्किल के बाद कॉमा, इंजीनियरिंग के बाद में कॉमा आएगा आपका। अच्छा, इंजीनियरिंग और प्रोवेस अलग अलग नहीं है, वैसे इंजीनियरिंग प्रोवेस की बात कर रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग अलग नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमा यहाँ पे नहीं। अगर कॉमा आता तो इंजीनियरिंग को हम अलग मान लेते। अब इंजीनियरिंग आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी थी, तो कॉमा होता तो चार मान लेते, वैसे तीन ही है ये, ठीक है। सो इंजीनियरिंग प्रोवेस एक ही फ्रेज है। और एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है किसी की चाहत, किसी की डिजायर, कुछ करने की जो चाहत होती है, जो डिजायर होती है आपके अंदर, जो ललक होती है, जो कीननेस होती है, जो उत्सुकता आपकी होती है, जो एंथुजियाज्म आपका होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। सो एम्बिशन, किसकी एम्बिशंस की बात कर रहे हैं, तो अगेन रिलेशन को दिखाने के लिए ऑफ आ गया। एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, जो पुराने टाइम की इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता, आपने 7वीं 8वीं की क्लासेस में अक्सर करके जरूर पढ़ा होगा इसको, ठीक है। टेस्टामेंट का मतलब प्रूफ होता है, अभी जस्ट बताया था, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं, अलग ही चल रहती है, ठीक है। सो टेस्टामेंट का मतलब प्रूफ होता है भाई। आगे फुल स्टॉप लग गया, दे आ गया। दे वर, दे यानी कि पिरामिड्स, ठीक है। दे वर डैश कंस्ट्रक्टेड एज
ग्रांड टॉम्ब्स, उनको ग्रांड टॉम्ब्स, टॉम्ब्स क्या होता है, जो बेसिकली टॉम्ब उनके बनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी है ना हुमायूं टॉम्ब हो गया दिल्ली में, जो जहाँ पे एक राजा को या किसी को दफनाया जाता है वहाँ पर टॉम्ब बना दिया जाता है, तो वो बहुत ग्रांड वाले जो टॉम्ब होते हैं उसके रूप में बनाए जाते थे, ठीक है, ग्रांड टॉम्ब्स। और किसके लिए बनाए जाते थे, वो फेरोज के लिए बनाए जाते थे। फेरोज कौन होते थे, मिस्र में जो राजा होते थे, जो रूलर होते थे, उनको फेरोज कहा जाता था। सो फेरो बेसिकली, फेरो का मतलब क्या हो गया, राजा। सो फेरो यानी कि राजा, फेरो यानी कि राजा। तो ये बेसिकली किसके लिए बनाए जाते थे, राजाओं के लिए बनाए जाते थे। अब ये आपका ब्लैंक है। एक ऑप्शन दे रखा है फंडामेंटली। अब देखो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड आपकी वर्ब है, ये वर्ब है, क्योंकि पिरामिड्स किसी को बना नहीं रहे हैं, पिरामिड्स को बनाया जाता है, तो पैसिव स्ट्रक्चर है, तो वर्ब के बाद में V3 आ गया है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में तो आप पक्का कह सकते हो एडवर्ब आएगा। अब देखो सारे ऑप्शन एडवर्ब है, पीरियोडिकली, बेसिकली, प्राइमरीली और फंडामेंटली। अब इनमें से कौन सा आ सकता है, तो देखेंगे। पीरियोडिकली का मतलब होता है सर्टेन पीरियड्स पे बनाए जाते हैं। क्या इनको सर्टेन पीरियड्स पे बनाया जाता था, नहीं। जब भी कोई राजा मरता था तो उसकी जो डेड बॉडी होती थी उसको बेसिकली दफनाने के लिए बनाया जाता था, तो पीरियोडिकली नहीं था, उसका प्राइमरी पर्पस था। वो प्राइमरी पर्पस क्या था उनका, बेसिकली इनका प्राइमरी पर्पस था कि वो टॉम्ब का काम करते थे, किसके लिए, फेरोज के लिए। सो फेरोज के लिए टॉम्ब का काम करते थे, तो उनका प्राइमरी पर्पस बताना है, तो पीरियोडिकली नहीं होगा। देखो बेसिकली का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज के बेसिक्स की बात करते हैं, जब हम किसी चीज की सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, यहां पे हमें उसका प्राइमरी पर्पस बताना है, उसकी फंडामेंटल वैल्यूज की बात नहीं करनी है। बेसिकली और फंडामेंटली दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। हम जब किसी चीज की बेसिक वैल्यूज की बात करेंगे, जब उसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे, जब जैसे हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं ना, उसको हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या उसके बेसिक्स की बात कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि उसको मुख्य रूप से क्यों बनाया जाता था। जो आपके पिरामिड्स थे इनको क्यों बनाया जाता था, तो आप कह सकते हो दे वर प्राइमरीली कंस्ट्रक्टेड एज ग्रांड टॉम्ब्स। उनको बड़े मकबरों के रूप में बनाया जाता था। और किसके मकबरे थे वो, फेरोज के, रिफ्लेक्टिंग, जिससे कि रिफ्लेक्ट होता था इजिप्टियंस डीप बिलीफ, जो इजिप्टियंस थे। अब देखो रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल के तरीके से काम कर रहा है, जो कि आपका आगे एक क्लॉज ले रहा है। पार्टिसिपल्स भी अक्सर क्लॉज बना देते हैं। रिफ्लेक्ट करते थे, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिंग का ऑब्जेक्ट हो गया डीप बिलीफ। किसकी बिलीफ, तो इजिप्टियंस, उसके लिए पॉजेसिव केस आ गया, क्योंकि एक से ज्यादा इजिप्टियंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लिखा है। अगर एक इजिप्टियन की बात करते तो एस के पहले एपोस्ट्रोफी को लगाते हैं हम, ठीक है। सो जो इजिप्टियंस लोग थे उनकी बेसिकली डीप बिलीफ को दिखाता है। किस चीज में उनकी बिलीफ है, उनका विश्वास किस चीज में, तो आप कहोगे इन प्रेपोजिशन आ गया। बिलीफ इन समथिंग होता है तो इन प्रेपोजिशन आ गया। उसके आगे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब होता है लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद का जो जीवन होता है, मरने के बाद का जो जीवन होता है उसी को आफ्टर लाइफ कह देते हैं। एंड और द इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता, किसकी महत्वता, तो ऑफ प्रेपोजिशन आ गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करना यानी किसी चीज को संरक्षित करके रखना। किस चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, द बॉडीज। एंड बिलोंगिंग्स, बॉडीज यानी कि जो डेड बॉडीज की बात है, एंड बिलोंगिंग्स यानी कि जो सामान था, जो चीजें उससे जुड़ी हुई थी, किससे, ऑफ देयर रूलर्स। रूलर्स यानी कि अगेन जो फेरोज थे, उनके जो रूलर्स थे, राजा थे, फॉर एटर्निटी। एटर्निटी यानी कि हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि अब एक बार फिर से मैं पूरे एक पैराग्राफ को समझा देता हूं कि जो पिरामिड्स थे इजिप्ट के, वो मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में माने जाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के। ये जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बिल्ड करे, जो कि बनाए गए हैं इजिप्ट के डेजर्ट में, ये सर्व करते हैं एक एविडेंस के रूप में। किसका एविडेंस, स्किल का, इंजीनियरिंग प्रोवेस का, एम्बिशन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन का। इसके अलावा हम कह सकते हैं उनको मुख्य रूप से बनाया जाता था ग्रांड टॉम्ब्स के रूप में, जो कि फेरोज के होते थे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इजिप्टियंस की डीप बिलीफ इन दी आफ्टर लाइफ। जो लाइफ आफ्टर लाइफ में इजिप्ट वाले बहुत बिलीव करते थे। ये मैंने पैराग्राफ एक बार पहले भी पढ़ाया था इस टाइप का, जहां पे क्या होता था कि जब कोई इजिप्ट का व्यक्ति मरता था, खास करके जब राजा मरता था, तो उसकी बॉडी का ममीफिकेशन किया जाता था। ममीफिकेशन करने का मतलब होता है जो बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, जो हड्डियां वड्डियां सबको अलग करके ड्राई किया जाता था बॉडी को, जिससे कि बॉडी सड़े नहीं। और ड्राई करने के बाद में बॉडी के साथ में इतनी सारी चीजें अटैच की जाती थी। ये जो पिरामिड्स भी बने हैं ना, ये इसी तरीके से बने हैं।
इन लोगों का क्या मानना है कि जब आदमी मर गया तो वो एक नई दुनिया में जाता है। जब आदमी नई दुनिया में जाएगा तो उसके पास सामान होना चाहिए। तो जब ये इंसान को दफनाते हैं तो उस इंसान के साथ में बहुत सारा खाना, जिससे कि जब वो मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाए तो उसके पास खाने की कमी नहीं हो। और उसके साथ साथ में बहुत सारे सामान को भी दफनाते हैं, जो भी सामान होता है ना, शौक मौज का सामान, हर तरीके की चीजें दफनाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि जब आदमी नए जीवन में जाए, नई लाइफ में जाए, लाइफ आफ्टर डेथ जो है, ठीक है, वो बेसिकली वहां पे कोई दिक्कत ना हो उसको। ठीक है, तो ममीफिकेशन भी होता है आपका, तो बॉडी का ममीफिकेशन करके ये बेसिकली दफनाते थे। तो बेसिकली प्रिजर्व करते थे क्या, बॉडीज को ड्राई करके प्रिजर्व करते थे, सुखा के। ठीक है, इसके अलावा जो बिलोंगिंग्स होती थी उनके राजाओं की, उनको भी। ठीक है, इसके बाद में द मोस्ट फेमस ऑफ दीज पिरामिड्स स्टैंड इन गीजा। इनमें से जो सबसे फेमस पिरामिड्स हैं वो बेसिकली कहां पे पाए जाते हैं, गीजा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कहां पे है, जो कि नियर है। तो यहां से सेंटेंस को देखेंगे, द मोस्ट फेमस, ये यहां से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, ऑफ दीज पिरामिड्स। तो ये एक पूरा फ्रेज है जो कि नाउन के तरीके से काम कर रहा है। इन पिरामिड्स के जो सबसे फेमस हैं वो कहां पे स्टैंड करते हैं, तो स्टैंड आपकी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इन पिरामिड्स के सबसे फेमस एक नहीं, एक से ज्यादा हैं। तो स्टैंड आपकी प्लूरल वर्ब यहां पे लगा रखी है। यहां पे मोस्ट फेमस जो है, देखो वैसे तो नॉर्मली फेमस आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पे ऑफ के पहले अगर फेमस आ रखा है तो नाउन के तरीके से काम कर रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, मोस्ट फेमस, यानी कि जितने भी सबसे ज्यादा फेमस वाले हैं वो। द प्लस आर्टिकल, द प्लस एडजेक्टिव, ये आपका नाउन का काम कर जाता है। तो यहां पे भी वही स्ट्रक्चर है, द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब स्टैंड आ गई। ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज पिरामिड्स। स्टैंड कहां पे स्टैंड करते हैं, इन गीजा। गीजा एक जगह का नाम है जो कि कहां पे, तो गीजा को डिफाइन कर, लेकिन नियर है द बैंक्स, तो नियर प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बैंक्स। किसके बैंक्स, तो ऑफ प्रेपोजिशन है द नाइल रिवर। रिवर के नाम के पहले आर्टिकल द लगा रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसी भी रिवर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो फुल स्टॉप लग जाएगा इसके बाद में। तो गीजा कहां पे, नाइल रिवर के पास में, इसको हिंदी में नील नदी कहते हैं। दीज टावरिंग मॉन्यूमेंट्स, ये जो ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स हैं, वर केयरफुली डैश यूजिंग लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट। सो दीज टावरिंग मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स आपका नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव आ गया टावरिंग आपका। टावरिंग यानी कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, वर, तो वर आपकी प्लूरल वर्ब है क्योंकि मॉन्यूमेंट्स है। केयरफुली यानी कि बहुत ध्यान से, ये आपका एडवर्ब है। अब यहाँ पे जैसे ही देखोगे वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी। अब एक बात बताइएगा, ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं आपके डिजाइन किए गए थे या इन्होंने कुछ डिजाइन किया था? अब देखो, एक्टिव सेंस में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, लेकिन पैसिव सेंस में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो आप खुद से बताइए कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं या मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया गया? आप कहोगे सर मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया गया, सेंस पैसिव चाहिए। इज तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वर ऑलरेडी आ रखा है। डिजाइनिंग नहीं आ सकता है क्योंकि एक्टिव सेंस बन जाएगा। आपका डिजाइन नहीं आ सकता क्योंकि V1 तो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आ ही नहीं सकता है। तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन डिजाइंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको डिजाइन किया गया, कैसे डिजाइन किया गया था? तो उस मैनर को बताने के लिए एक पार्टिसिपल आ गया है। समटाइम्स पार्टिसिपल्स मैनर को बताने के लिए आ जाते हैं। यूजिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का प्रयोग करके किया गया। एंड लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का प्रयोग। एंड ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है उसका भी प्रयोग किया गया। विथ, किस चीज के साथ में किया गया? इमेंस ब्लॉक्स, इमेंस यानी कि बहुत बड़े, बहुत ज्यादा, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन यानी कि पत्थर के टुकड़े। सो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लिए गए जिनको बेसिकली क्या किया गया? ट्रांसपोर्टेड, जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया। तो स्टोन आपका बेसिकली क्या है? नाउन है, जिसको डिफाइन करने के लिए एक पार्टिसिपल आ रखा है ट्रांसपोर्टेड। V3 है, ये पार्टिसिपल है, वर्ब मत समझ लेना। जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया। एंड प्लेस्ड, और जिनको प्लेस किया गया। कैसे प्लेस किया गया था? विथ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब है जिस चीज पे विश्वास भी ना हो, कुछ ऐसा अविश्वसनीय। प्रिसीजन का मतलब होता है मेरे भाई, प्रिसीजन का मतलब होता है बहुत बारीकी से, बहुत केयरफुली जब कोई काम किया जाता है तो विथ प्रिसीजन कहते हैं। सो विथ इनक्रेडिबल प्रिसीजन, बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ज्यादा केयरफुली कोई काम किया गया। द पिरामिड्स ओरिजिनली हैड स्मूथ ग्लीमिंग सर्फेसेस। सो जो पिरामिड्स थे ओरिजिनली यानी कि स्टार्टिंग में, हैड आपकी वर्ब आ गई।
ठीक है। इनके पास में क्या था, सरफेसेस थे। कैसे सरफेस थे, जो कि ग्लीमिंग थे, स्मूथ थे, बहुत चिकने थे और चमकदार थे, ठीक है, सरफेसेस थे। अक्सर, ऑफन कवर्ड, तो कवर्ड आपका अगेन एडजेक्टिव है, जिनको अक्सर कवर किया जाता था। सरफेस किसी को कवर नहीं कर रहे हैं, सरफेसेस को कवर किया जाता है, पैसिव सेंस है, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल है ये, ठीक है। किसके साथ कवर्ड होते थे वो, विथ व्हाइट लाइमस्टोन केसिंग स्टोन्स। केसिंग स्टोन्स का मतलब क्या हो गया, केस बनाते हैं ना किसी भी चीज का कवर, जैसे आपका चश्मे का कवर होता है उसको केस बोल देते हैं। तो ये बेसिकली क्या थे, केसिंग स्टोन्स, ऐसे स्टोन्स जिनसे केस बनाया गया। और कौन सा वाला लाइमस्टोन है, व्हाइट लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर है, सफेद वाला। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हैव, तो स्टोन्स क्योंकि प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आपकी प्लूरल आ जाएगी हैव। इरोडेड, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ओवर टाइम। इरोड होने का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, ठीक है, विदर अवे होना, किसी चीज का ढह जाना। समय के साथ में जब चीजें आपकी बेसिकली खराब हो जाती हैं तो वो बोलते हैं बेसिकली उसको इरोडेड, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, किसका कंस्ट्रक्शन, दीज स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड, इसमें इन्वॉल्व था, क्या इन्वॉल्व थे इसमें, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। अब देखो इन्वॉल्व बेसिकली क्या है, आपकी वर्ब है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर ने इन्वॉल्व किया था, इस स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, स्ट्रक्चर्स जो थे इसमें इन्वॉल्व थे लोग, ठीक है। तो वैसे भी देखोगे इन्वॉल्व के आगे ऑब्जेक्ट आ रखा है, अगर ऑब्जेक्ट आ रखा है तो ये पैसिव मीनिंग तो है नहीं, एक्टिव है, एक्टिव है तो ये वर्ब का काम करेगा, यानी V2 है ये। सो द कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, उसमें हजारों वर्कर्स थे, इंक्लूडिंग स्किल्ड आर्टिसंस, जिसमें शामिल था, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्किल्ड आर्टिसंस। इसके अलावा इंजीनियर्स शामिल थे एंड लेबरर्स, बहुत सारे लेबरर्स शामिल थे, ठीक है। द एग्जैक्ट मेथड्स, जो एग्जैक्ट मेथड्स थे जिनका यूज किया गया, अब देखो यूज्ड आपका क्या है, मेथड्स ने यूज नहीं किया किसी को, मेथड्स को यूज किया गया, तो ये आपका पार्टिसिपल है, पैसिव सेंस है। सो यूज्ड थे, किस में यूज किए गए, इन बिल्डिंग, तो इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब पे आईएनजी फॉर्म बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग, बिल्ड करने में, द पिरामिड्स, रिमेन, तो रिमेन आपकी वर्ब है, सो मेथड्स सब्जेक्ट है, रिमेन आपकी वर्ब है, ठीक है। सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, रिमेन क्या रहते हैं वो आज भी अ टॉपिक, एक टॉपिक बने हुए हैं, किस चीज का टॉपिक है, तो ऑफ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, डिबेट यानी बहस का मुद्दा बने हुए हैं, किसके बीच में, सो अमंग डैश एंड आर्कियोलॉजिस्ट। भाई एक बात बताइए, इस चीज को लेके कौन बहस कर रहा होगा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस होते हैं मानव, क्या होमोसेपियंस बहस करेंगे, आप कहोगे नहीं। क्या ह्यूमंस बहस कर रहे हैं, आपने कभी किसी से बहस करी है कि कैसे बने होंगे, नहीं। जनरली इस पे बहस करने का काम किसका है, आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं उनका। दूसरा किसका होता है, एक है आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो हमारे घरों का, इन सब का नक्शा बनाते हैं। क्या आर्किटेक्ट आपने कभी किसी को देखा है इस चीज पे बहस करते हुए कि यार गीजा के पिरामिड कैसे बने थे। आर्किटेक्ट क्यों बहस करेंगे भाई, आर्किटेक्ट को फ्यूचर में क्या बनना है वो बताना है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट में क्या हुआ है उनको ये बताना है, इसीलिए यहां पे आर्किटेक्ट का सेंस नहीं बनेगा, हिस्टोरियंस करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। सो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में ये डिबेट का एक पॉइंट बने हुए हैं, टॉपिक बने हुए हैं कि इनको कैसे बनाया गया, उसके मेथड्स। बट लेकिन इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि रैम्प्स, लीवर्स एंड एडवांस्ड प्लानिंग प्लेड अ क्रूशियल रोल। तो दैट कंजंक्शन है, रैम्प्स आपका सब्जेक्ट है, लीव्स आपका सब्जेक्ट है कॉमा लगा के, एंड एडवांस्ड प्लानिंग भी आपका सब्जेक्ट है, प्लेड आपकी वर्ब है, और क्या प्ले किया उसने, क्रूशियल रोल। इन सारी चीजों ने, रैम्प्स बनाने का मतलब वो ऐसे बना लेते हैं रैम्प, ऐसा बताया जाता है कि जब ऊपर पत्थर ले जाए जाते थे ना, इतने ऊंचे पिरामिड के लिए पत्थर कहां से पहुंचाएंगे, पहले जेसीबी तो थी नहीं कि ऊपर इतने भारी भारी पत्थर पहुंच जाए, तो रैंप से खींच के ले जाते थे पत्थरों को, ऐसा बताया जाता है, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, बचपन में ही पढ़ा है, अब तो कहीं पढ़ पाए। आगे देखेंगे, द पिरामिड्स वर नॉट जस्ट बरियल साइट्स, ये जो पिरामिड्स थे, ये मतलब पिरामिड सब्जेक्ट है, वर आपकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, वर नॉट, वो क्या नहीं थे, जस्ट बरियल साइट्स नहीं थे, सिर्फ बरियल साइट्स नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ दफनाने की जगह थी। आगे फिर क्या थे वो, तो आप कहोगे दे वर पार्ट ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्सेस, वे पार्ट थे यानी कि हिस्सा थे, लार्जर यानी कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस। आप कहोगे सर लार्जर कंपैरेटिव डिग्री कैसे आया है, बेटा लार्जर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है जितना बड़ा पिरामिड है उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स, तो दो चीजों के बीच का कंपैरिजन है। सो लार्जर कॉम्प्लेक्सेस, कैसे कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स यानी कि किसी, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आजकल आपने देखे होंगे, दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था क्या, टेम्पल्स, यानी कि टेम्पल्स भी थे उसमें। इसके अलावा कॉजवेज, कॉजवेज क्या होते हैं,
जैसे कहीं पे कीचड़ वगैरह हो रखी है और उस कीचड़ को क्रॉस करने के लिए एक रास्ता बना दिया, जो जमीन से सतह से उठा हुआ रास्ता जो होता है उसको कॉजवे कह देते हैं। तो पानी कहीं भरा हुआ है, कीचड़ कहीं पे हो रखी है, तो उसके ऊपर से निकलने का जो रास्ता होता है उसको कॉजवेज कह देते हैं। तो वहां पे मंदिर थे, कॉजवेज थे, छोटे छोटे स्मॉलर टॉम्स भी थे। और जो स्मॉलर टॉम्स थे, जो छोटे छोटे आपके टॉम थे, वो किसके लिए थे? फॉर फैमिली मेंबर्स। जो फेरो होता था राजा, उसके फैमिली मेंबर्स के लिए टॉम्स बनाए जाते थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बनाए जाते थे। ये टॉम्ब वगैरह ना राजाओं के ही होते थे। आप खुद देखो, हुमायूं टॉम्ब सुना होगा आपने, और अकबर वगैरह के मकबरे पे आप गए होंगे, लेकिन क्या कभी बीरबल के पे गया है कोई? जनरली नहीं। तो जहां पे अकबर का है साइड में बीरबल का बना दो, ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था कि जो फेरो होता था उसके लिए पिरामिड बना देते थे और उसमें आसपास में छोटे मोटे टॉम्ब होते थे जो कि उसके फैमिली मेंबर के लिए या जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए होते थे। जो इंटीरियर होता था, अंदर का जो पार्ट होता था, इंटीरियर्स ऑफ द पिरामिड्स, उन पिरामिड्स का डैश कंटेंट, उसमें अक्सर क्या होता था? इंट्रिकेट पैसेज वेज, यानी उसमें निकलने के रास्ते होते थे जो बड़े मुश्किल होते थे। इंट्रिकेट का मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। इसके अलावा उसमें चैम्बर्स भी होते थे, जो कमरे टाइप बना देते हैं, चैम्बर्स होते थे। एंड इसके अलावा उसमें क्या होता था? हायरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शंस। हायरोग्लिफिक का मतलब होता है इजिप्ट की राइटिंग से रिलेटेड टू इजिप्टियन राइटिंग, है ना। दैट इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी पर गुदा हुआ होना। तो कुछ ऐसी चीजें गुदी हुई होती थी, दैट डिपिक्टेड, जो कि डिपिक्ट करते थे, जो कि दिखाते थे। क्या डिपिक्ट करते थे, क्या दिखाते थे? रिलीजियस बिलीफ्स, जो धार्मिक बिलीफ्स थी उनको। डेली लाइफ को दिखाते थे। एंड और द जर्नी ऑफ द फेरोज सोल, जो फेरो की सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसकी जर्नी कहां तक के लिए? टू द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ यानी कि जीवन के बाद में उसकी जर्नी कैसी रही, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए। एक है पिरामिड्स अगेन कंटेंट, अगेन यानी दोबारा से, पहली बार की बात तो हमने करी नहीं, अगेन की बात कहां से आ गई? रेयरली, ना के बराबर ऐसा होता था नहीं। मैंने अभी बताया था कि जो इजिप्ट वाले थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, तो वहां पे अक्सर ऐसा पाया जाएगा, तो रेयरली कभी नहीं होगा। सिमिलरली, किसी चीज से सिमिलैरिटी तो बता ही नहीं रहे। ऑफन यानी कि अक्सर, ऐसा अक्सर होता था कि जो पिरामिड्स होते थे, पिरामिड इंटीरियर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है पिरामिड्स। ऑफन आपका एडवर्ब आ गया, कंटेंट आपकी वर्ब आ गई। कंटेंट का सब्जेक्ट था इंटीरियर्स। क्या कंटेन करते थे? पैसेज वेज होते थे जो कि इंट्रिकेट होते थे, चैम्बर्स होते थे, ठीक है, हायरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शंस होते थे। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस आपका क्या दिखाते हैं? डिपिक्ट करते थे रिलीजियस बिलीफ्स को, डेली लाइफ को, और जो जर्नी थी, यात्रा थी किसकी? फेरो की आत्मा की, कहां के लिए? आफ्टर लाइफ के लिए। इन सबको डिपिक्ट करते थे। इवन टुडे, आज भी द पिरामिड्स सब्जेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यू आपकी वर्ब हो गई, क्योंकि अब प्रेजेंट में आ गए तो कॉन्टिन्यू। अब तक पास्ट में थे तो आपका पास्ट की फॉर्म लगा रहे थे, V2 फॉर्म, तो प्रेजेंट में आ गए हम। सो द पिरामिड्स कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू के बाद में 2+B बना गया, टू कैप्टिवेट। वो आज भी कैप्टिवेट करते हैं, यानी कि किसी अटेंशन को खींचते हैं। किसको खींचते हैं? एक्सप्लोरर्स को, जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिसर्चर्स को, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, टूरिस्ट्स को, जो लोग टूर के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया के चारों तरफ से, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो आप देखोगे जैसे ही फ्रॉम प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक नाउन फ्रेज भी है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए अराउंड लगा रखा है हमने, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। दे सेंटेंस का आगे सब्जेक्ट है, दे स्टैंड, वो आज भी स्टैंड करते हैं एज अ सिंबल, एक सिंबल के रूप में। किस चीज का सिंबल? ऑफ द इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी का मतलब क्या है? इंजीनियन आपका, इंजीनियस आपका वो बनता है ना एडजेक्टिव, जिसका मतलब बनता है क्रिएटिव। सो क्रिएटिविटी कह सकते हैं इंजीनियरिटी, क्लेवरनेस कह सकते हैं, क्रिएटिविटी कह सकते हैं, चालाकी कह सकते हैं किसी की, ठीक है। एंड कल्चरल रिचनेस, सो जो क्रिएटिविटी और कल्चरल रिचनेस किसकी? तो एक सिंबल के रूप में स्टैंड करते हैं। किसकी रिचनेस की बात कर रहे हैं? ऑफ डैश इजिप्ट। कौन से इजिप्ट की बात कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर एंशिएंट इजिप्ट, सिंपल है। देखो देश की बात करें, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इजिप्ट, यही तो बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन पास्ट को हम कब यूज करते हैं? पास्ट क्वारल्स हो गया, भूतकाल की लड़ाइयां, पास्ट रिलेशंस हो गया, तो इन सब में पास्ट आता है, तो पास्ट यहां नहीं आएगा। आउटडेटेड, आउटडेटेड आपके क्या हो सकते हैं? क्लॉथ्स हो सकते हैं आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब है जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है, आउट ऑफ फैशन है, तो वो नहीं बनेगा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? जो आजकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो खत्म हो चुका है, तो ये भी नहीं बनेगा।
ठीक है। सो ये हो गया एंशिएंट इजिप्ट ऑफरिंग, जो कि ऑफर करते हैं क्या, इनसाइट्स, यानी कि गहराई से जानने की नॉलेज। इनसाइट्स के साथ इनटू फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ ऑल टाइम, जो ऑल टाइम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, उसके अंदर इनसाइट्स यानी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भाई बहुत एक पैसेज था। आज का पैसेज थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक पे है। मैं ये नहीं करने वाला हूं कि एक ही टॉपिक लिया जो आपको अच्छा लगता है उस पर पैसेज पढ़ाऊं। मेरा काम ये है कि डिफरेंट टॉपिक्स को मैं कैटर करूंगा। अलग अलग चीजों को जब तक हम कैटर नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, तो आपकी नॉलेज कैसे बूस्ट होगी। एंड आई विल ट्राई कि आपको इसके सारे एक और नई चीज मिल जाए। डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी। आपकी बैकग्राउंड नॉलेज जब बूस्ट होगी, तो अब एक बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर पिरामिड से जुड़ा हुआ कोई भी पैसेज, ये पैसेज नहीं, कोई भी पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए, तो उस पैसेज को समझना आप लोगों के लिए डबल ट्रिपल ईजी हो जाएगा। अभी इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा और वोकैबुलरी भी कराऊंगा, ठीक है। तो उस पैसेज के क्वेश्चंस को समझना, उस पैसेज को समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब तक हम पढ़ा रहे हैं पैसेज, आपको इस तरीके से टॉपिक्स को कवर करा जाए कि लगभग हर तरीके का पैसेज आपने पढ़ रखा हो और आपको हर एक चीज की बैकग्राउंड नॉलेज आ जाए। बैकग्राउंड नॉलेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आ जाइए भाई आगे देखेंगे। सो व्हाट वाज द, अच्छा पैसेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पिरामिड क्या चीज थे, कैसे बनाए गए, गीजा के पिरामिड। गीजा का सबसे फेमस पिरामिड कौन सा है बता सकते हो आप लोग? अगर जीएस पढ़ी है तो आप लोगों ने बता दो एक बार, ठीक है। तो इसकी टोन अगर देखी जाए तो इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ में आप इसकी टोन को लाउडेटरी भी बोल सकते हैं। लाउडेटरी यानी कि प्रेज करने वाली, प्रेजिंग बोल सकते हैं, लाउडेटरी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो गीजा के पिरामिड्स हैं, उनकी आर्ट को, उनकी कला को, जो इजिप्ट के पुराने लोग हैं उनकी आर्ट की तारीफ करता है। तो ये लाउडेटरी हो सकती है, इंफॉर्मेटिव हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी ऑप्शन में होगा, तो कोई तारीफ से रिलेटेड शब्द आ जाए या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आ जाए, वो बेसिकली आपका इसका टोन ऑफ द पैसेज बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। क्या इसमें कॉज एंड इफेक्ट बताएं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें क्वेश्चन एंड आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका स्ट्रक्चर आप कह सकते हो क्या है, फ्री फ्लोइंग स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो कि जो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है। पहले आपका क्या दिया है, आप कह सकते हो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। पहले आपका इंट्रोड्यूस किया गया है कि पिरामिड्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू बताई गई है, वो कैसे बनाए गए, किस लिए फेमस हैं, वो सब यहाँ पे बताया गया है। कितनी लेबर लगी, क्या उसका मेथड था, ये सब बताया गया है। लास्ट में फिर यहाँ पे बताया गया है कि वो सिर्फ ये नहीं थे कि जस्ट बरियल साइट्स थी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, उसकी वैल्यूज़, और आज के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है ये भी बताया गया है। तो आपका इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसे टाइप का है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर इसका है, लॉजिकल कनेक्शंस बना रहा है, तो स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा इसका सोर्स क्या हो सकता है भाई? क्या लगता है आपको, ये पैसेज कहां से लिया गया है? क्या ये न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको लगता है? द आंसर इज नो। क्या आपको लगता है ये किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको लगता है कि ये किसी किसी का मेमोयर या जर्नल टाइप का है, किसी की मेमोरी में कुछ जो लिखते हैं वो है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये है कहां से, इस पैसेज का सोर्स क्या है? एडिटोरियल लग रहा है? एडिटोरियल भी नहीं कहूंगा यार मैं। एडिटोरियल का ना स्ट्रक्चर इस टाइप से नहीं होता है। ये या तो हो सकता है हिस्ट्री बुक से, तो टेक्स्ट बुक आपका हो सकता है, टेक्स्ट बुक या हिस्ट्री बुक आपका हो सकता है। जनरली ब्लॉग में भी पिरामिड के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा, तो ब्लॉग भी इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। जैसे लास्ट हमारा पैसेज था हैप्पीनेस के बारे में, तो उसके बारे में ब्लॉग में लिखा जाना बहुत सिंपल है। मैं भी उसके बारे में बात कर सकता हूं कि हैप्पीनेस का सही एक्चुअली में मीनिंग क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, लेकिन इसको ब्लॉग कहना मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है कि ब्लॉग नहीं है। तो हिस्ट्री बुक्स हो सकती हैं आपकी। इसके अलावा कोई एजुकेशनल वेबसाइट से ले सकते हैं, किसी एजुकेशनल वेबसाइट ने कोई ब्लॉग डाल रखा हो, वो एक अलग चीज हो सकती है। तो कोई बुक हो सकता है, टेक्स्ट बुक, कोई एजुकेशनल वेबसाइट हो सकता है आपका, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा किसी हिस्ट्री पर रिसर्च करते हुए व्यक्ति का ये हो सकता है, रिसर्च में से भी ले सकते हैं क्योंकि काफी हद तक उसमें समझाया गया है इसको, ठीक है, तो वहां से भी आ जाएगा। तो जनरली इसका हिस्ट्री बुक जो है वो इसका सोर्स ऑफ पैसेज होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे। सो व्हाट वाज द, बाकी इसका टाइटल क्या हो जाएगा? टाइटल भी उसी से हो जाएगा, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट,
उसके आगे कुछ लिख सकते हैं, दी वंडरफुल पिरामिड्स हो सकते हैं, दी मैजेस्टिक पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हो सकता है टाइटल इसका, ठीक है। तो टाइटल, टोन, ये सब मैंने आपको बता दिया। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पिरामिड्स इन द एंशिएंट इजिप्ट? सो क्या पर्पस था? क्या वो मिलिट्री के किले थे? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। दे वर ग्रांड टॉम्स फॉर फेरोज, आप कह सकते हो बिल्कुल सही बात है, फेरोज के लिए ग्रांड टॉम थे, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दे फंक्शनड एज मार्केट प्लेस, क्या मार्केट थी वो? नहीं। दे वर यूज्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, क्या वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज वन रीजन द कंस्ट्रक्शन मेथड्स ऑफ द पिरामिड्स रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिबेट? क्यों टॉपिक ऑफ डिबेट वो बने हुए हैं, क्या उसके लिए रीजन है? सो द पिरामिड्स वर बिल्ट एंटायरली बाय मशीन्स, तब मशीन्स नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। द ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स ऑफ द पिरामिड्स वर डिस्कवर्ड, अगर ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स मिल गए होते तो फिर टॉपिक ऑफ डिबेट ही खत्म हो जाता, डिबेट एंड हो जाती, ओवर हो जाती, तो ये भी नहीं बनेगा। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप यहां से भी आंसर कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में क्या? हिस्टोरियंस आर अनश्योर, वो अनश्योर हैं, उनको पता नहीं है ऑफ द एग्जैक्ट टेक्निक्स, कि एग्जैक्टली क्या टेक्निक्स यूज हुई थी, तो इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दी कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन था किसका? दी पिरामिड्स का, वॉज कंप्लीटेड इन मॉडर्न टाइम्स, ना वो तो एंशियंट टाइम का, ना कि मॉडर्न टाइम का। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द एंशियंट इजिप्टियंस बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड? क्या कह सकते हैं उनके बारे में? इन्फरेंस क्या है? इन्फर करना है आपको। सो दे लैक्ड एडवांस्ड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कह सकते। अगर उनको नॉलेज नहीं होती इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर की, तो वो टॉम्स को बना नहीं पाते, तो ये गलत हो जाएगा। दे हाईली वैल्यूड देयर रूलर्स एंड बिलीव्ड इन एन आफ्टर लाइफ, क्या वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे अपने रूलर्स की? आप कहोगे बिल्कुल। क्या वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे? आप कहोगे बिल्कुल करते थे। तो बी ऑप्शन लुक्स लाइकली, है ना। बाकी सी को देख लेते हैं। दे बिल्ट द पिरामिड्स प्राइमरीली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नहीं, साइंटिफिक रिसर्च उनके पर्पज में नहीं था। उनका मेन पर्पज क्या था? जो फेरो थे उसके लिए टॉम्ब बनाना। आगे, दे हैड लिटिल इंटरेस्ट, उनका ना के बराबर इंटरेस्ट था किसमें? रिलीजन में और स्पिरिचुअल बिलीफ्स में। तो आप कहोगे ऐसा भी नहीं है, उनका रिलीजन में, स्पिरिचुअल बिलीफ में काफी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट देखेंगे चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इरोडेड इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में इरोडेड की मीनिंग बताओ। द पिरामिड्स ओरिजिनली हैड स्मूथ ग्लीमिंग सर्फेसेस, पिरामिड्स का स्मूथ और ग्लीमिंग सर्फेसेस था। ऑफन कवर्ड विथ व्हाइट लाइमस्टोन केसिंग स्टोन्स, जो व्हाइट लाइमस्टोन केसिंग स्टोन था उससे कवर्ड था। विच हैव इरोडेड ओवर टाइम, जो कि इरोड हो गया। इरोड का बताया था ना, किसी चीज का धीरे धीरे विदर हो जाना, खराब हो जाना, तो वॉर्न अवे हो जाएगा आपका, ठीक है। डेटेरियोरेटेड हो जाना, खराब हो जाना। बिल्ट अप और स्ट्रेंथन्ड तो पॉजिटिव सेंस है। पॉलिश और साइन पॉजिटिव सेंस है। डेकोरेटेड विद कार्विंग्स पॉजिटिव सेंस है। हमें नेगेटिव सेंस चाहिए। इन्फर्ड का मतलब है उसमें से आप क्या निकाल सकते हो, क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब भाई देखो, इससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, ये भी जरूरी है। तो अगर पिरामिड्स और मिस्र की हम बात कर रहे हैं, इजिप्ट की हम बात कर रहे हैं, सो इनसे संबंधित कुछ वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिएगा, पहला आपका वर्ड है सार्कोफेगस। सार्कोफेगस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक स्टोन कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है वो जो डब्बा होता है ना मेरे भाई, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, ठीक है, उसको कॉफिन बोलते हैं। ऑफन डेकोरेटेड विथ इंस्क्रिप्शंस एंड कार्विंग्स, जिस पे इंस्क्रिप्शंस होते हैं और कार्विंग्स, कार्विंग का मतलब है कुछ उसके ऊपर बना देना, इंस्क्रिप्शन का मतलब वो होता है कुछ लिखा हुआ होना, ठीक है। कार्विंग डिजाइन्स होती है, इंस्क्रिप्शंस लिखावट होती है, ठीक है। यूज टू बरी फेरोज, जो कि राजाओं को बरी दफनाने के लिए यूज किया जाता था और नोबल्स को भी यूज करते थे। एग्जाम्पल सेंटेंस है द फेरोज सैक्रोफेगस वॉज प्लेस्ड डीप इनसाइड द पिरामिड। देखो, इन वर्ड्स को याद रखने की ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बार माइंड में पढ़ लोगे, हो सकता है कल को एग्जाम में आ जाए ऐसा कोई वर्ड, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। आगे देखेंगे, एक है आपका नेक्रोपोलिस, ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है लार्ज एंशिएंट सेमेट्री। मैं ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा तो आप पढ़ लोगे, तो ज्यादा नहीं, बस मैं मीनिंग बताते चलता हूं। सो नेक्रोपोलिस का मतलब हो जाएगा लार्ज एंशिएंट सेमेट्री, सेमेट्री यानी कब्रिस्तान। सो एक बड़ी पुराने टाइम की जो सेमेट्री होती थी, कब्रिस्तान होता था, उसी को ही नेक्रोपोलिस बोल देते हैं। एक है आपका मस्ताबा। मस्ताबा, मस्ताबा क्या होता है? तो आप कहोगे फ्लैट रूफ्ड रेक्टेंगुलर टॉम्ब। तो जो फ्लैट है जिसकी रूफ और चौकोर है
उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं, मस्ताबा, इजिप्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, ये तो मैंने बताया था। हायरोग्लिफिक्स, हायरोग्लिफिक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, एंशिएंट इजिप्टियन राइटिंग सिस्टम को हायरोग्लिफिक कह देते हैं। हायरोग्लिफिक यानी कि एंशिएंट इजिप्टियन राइटिंग सिस्टम। सो इजिप्ट का राइटिंग सिस्टम जो है वही हायरोग्लिफिक कहलाता है, हायरोग्लिफिक। ठीक है, आगे एक है पिरामिडियन। पिरामिडियन तो बहुत सिंपल वर्ड है, पिरामिड से ही बना हुआ है। पिरामिडियन का मतलब हो जाएगा कैपस्टोन और स्मॉल पिरामिडेड शेप्ड स्टोन, यानी कि छोटा पिरामिड के शेप का जो स्टोन होता है उसी को पिरामिडियन बोल सकते हैं। सो पिरामिड के शेप वाला जो स्टोन होगा उसी को पिरामिडियन बोल देंगे। आगे एक है कैनोपिक जार्स। जार तो जानते हैं ना, मग वगैरह जो होते हैं। सो जार्स यूज्ड टू स्टोर ऑर्गन्स ऑफ द डिसीज्ड प्लेस्ड इनसाइड द टॉम्स। सो जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, डिसीज्ड का मतलब है जिसकी मृत्यु हो गई हो, तो जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके ऑर्गन्स को रखने के लिए जो बर्तन होता था उसको ही बोलते हैं कैनोपिक जार। ठीक है, कैनोपिक जार, याद रख लेंगे भाई। आगे देखेंगे, आगे आपका है ओबेलिस्क। ओबेलिस्क भी आपका नाउन होता है। ओबेलिस्क क्या होता है, टॉल यानी कि लंबा, फोर साइडेड यानी कि चार साइड वाला स्टोन पिलर, उसी को ओबेलिस्क बोल देते हैं। लंबा चार साइड वाला जो पिलर होता है उसको ही बोल देते हैं। इसके अलावा स्टेप पिरामिड, तो पिरामिड जिसमें जो जैसे साइड होती है ना पिरामिड में, जैसे स्मूथ होती हैं, फिसल जाए आदमी वहां से, लेकिन कुछ पिरामिड ऐसे होते हैं उन पर सीढ़ियां बनी होती हैं, तो उसी को बेसिकली स्टेप पिरामिड बोल देते हैं। स्टेप यानी कि सीढ़ी, सीढ़ी वाला पिरामिड। एक है वैली टेम्पल। वैली टेम्पल क्या होता है, एक टेम्पल जो कि नियर पाया जाता है पिरामिड के, उसको वैली टेम्पल कह देते हैं। जहां पे जो फेरो की बॉडी होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है बरियल के लिए, तो इसको ही क्या बोल देते हैं, वैली टेम्पल। कुछ दो चार वर्ड्स और देख लेते हैं। ममीफिकेशन, आई गेस मैंने बात भी की थी ममीफिकेशन की आपको क्लास में, है ना। ममीफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ डेड बॉडी। डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस है उसी को ममीफिकेशन बोल देते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो ऑर्गन्स को रिमूव कर देते हैं, ड्राई करते हैं बॉडी को और उसको रैप कर देते हैं लेनिन में। ठीक है, सो इस तरीके से कपड़े में उसको रैप कर देते हैं, यानी कि उसको बांध देते हैं, तो इस तरीके से ममीफिकेशन होता है। ठीक है, अगला आपका स्फिंक्स। स्फिंक्स बेसिकली क्या होता है, माइथोलॉजिकल क्रिएचर विथ अ लायंस बॉडी एंड अ ह्यूमन हेड, यानी कि माइथोलॉजी में एक ऐसा क्रिएचर पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, जो एक वानर भगवान सुने होंगे आपने, नीचे से मतलब वानर भगवान थे, हाँ नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा एग्जैक्टली। तो वो नीचे से शेर जैसे थे, ऊपर उनका सर कैसा था, इंसान जैसे, नीचे इंसान था, सर हाँ तो उल्टा था। यहाँ पर अलग है, वहाँ हमारे में उल्टा था। ठीक है, एग्जैक्टली। मैं भी काफ़ी लंबी क्लास हो गई ना, 1.5 घंटे से ऊपर की, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, तो टीम में से अंश बाबू बता रहे हैं कि सर जो है वो शेर का था, बॉडी इंसान की थी। तो ऐसे ही इनकी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, जिसमें स्फिंक्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब हेड जो है वो इंसान का है, नीचे बॉडी शेर की है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक है आपका क्या, इसको कारतूस पढ़ते हैं, कारतूस। ठीक है, कारतूस, जैसे कारतूस बोलते हैं ना वैसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन है, कारतूस। सो कारतूस क्या होता है, एक ओवल शेप्ड सिंबल होता है जिसमें बेसिकली कंटेन करता है नेम्स ऑफ अ फेरोज, मतलब इस फेरो जो होता है उसका जो नाम होता है वो कंटेन किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आफ्टर लाइफ, मौत के बाद की जो लाइफ है। फॉल्स डोर क्या होता है, ये भी अच्छा वर्ड है। फॉल्स डोर बेसिकली क्या होता है, जब वो एक टॉम्ब बनाते हैं तो उसमें एक पीछे दरवाजा छोड़ देते हैं और ये माना जाता है कि इस दरवाजे से आत्मा निकल के जाएगी। जब आत्मा निकलेगी और दूसरे जीवन में जाएगी, आफ्टर लाइफ में जाएगी, तो इसी दरवाजे से, जिस दरवाजे से जाती है उसको आफ्टर लाइफ कह देते हैं। और एक लास्ट वर्ड है आपका कोर बेल्डिंग। कोर बेल्डिंग का मतलब होता है आर्किटेक्चरल टेक्निक यूज्ड इन पिरामिड्स, जिसको पिरामिड्स में यूज किया जाता है पैसेज वे बनाने के लिए और सीलिंग बनाने के लिए, कोर बेल्डिंग। तो ये आपके भाई पूरे के पूरे वर्ड्स थे। ये वर्ड्स एक्स्ट्रा में थे, आप चाहे याद रख सकते हैं, आप चाहे मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर भाई आपको बढ़िया लगा है पैसेज तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मजा आ गया। ठीक है, सो अगर बढ़िया लगा है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि मजा आ गया, अच्छा लगा। बाकी भाई अगर आपको पैसेज पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो भाई लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारा सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप रोज पैसेज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। ग्रामर हम इसमें सिखा रहे हैं, हम आपको न सिर्फ ग्रामर सिखा रहे हैं बल्कि में ग्रामर के साथ साथ में आप बहुत सारी चीज़ें और भी सीख रहे हैं। वोकैबुलरी इतनी सारी हमने आपको बताई, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करें, शेयर करें। मैं हर आदमी से ये कहूँगा कि अगर आपको कल का और आज का पैसेज अच्छा लगा है तो कम से कम 3-3 लोगों को शेयर जरूर करें, और कल के पैसेज में और आज ही के पैसेज को कम से कम 3-3 लोगों को और दिखाएं।